हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला बनाया, आपकी एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन क्या होता है और फार्मूला उसका बनाना है। हमें सेम डिस्टेंस फार्मूले की तर्ज पर ही चलना है, कुछ नया यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं सेक्शन फार्मूला बनाना यहाँ पर सिखा दूंगा। आप बिना स्किप किए लेक्चर को देखते रहिए। कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि वास्तविक इसके अंदर कुछ भी विशेष नहीं है, बिल्कुल जनरल फार्मूला है। और यह वर्ड हमारा जो सेक्शन है, सबसे पहले हम इससे इंट्रोड्यूस होते हैं, तब जाकर हम बेहतर फार्मूले को समझ पाएंगे। तो हमारा जो वर्ड है सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है कि टुकड़े करना, किसी भी चीज को विभाजित करना। मान लीजिए यह आपका एक डिस्टेंस है, जिसे कहेंगे हम ए और बी मान लेते हैं। ए और बी कोई डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमें दो टुकड़ों में विभाजित करना है। दो टुकड़ों में वो विभाजन कहीं से भी हो सकता है, टूट कहीं से भी सकता है वो। मान लीजिए आपने यहाँ से इसे तोड़ दिया और आपने इसे बिंदु नाम दिया P। ये पॉइंट आपका P है, जहाँ से आपने इसे विभाजित किया, जहाँ से इसके दो सेक्शन किए। सेक्शन आपका A से P1 हो गया और एक सेक्शन आपका हो जाता है P से B। आपका ये दो सेक्शन हो चुके हैं, एक सेक्शन ये बन गया और एक सेक्शन ये बन गया। तो इसे कहते हैं सेक्शन बनाना, दो टुकड़े करना। अब इसके अंदर एक और वर्ड यूज होगा, रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो का अर्थ होता है कि यह ब्रेक किया हुआ और यह ब्रेक किया हुआ, क्या वो दो हमने सेक्शन बनाए, ये दोनों सेक्शन आपस में क्या रेशो रखते हैं। रेशो से अर्थ है कि मान लीजिए कि यह आपका 8 सेंटीमीटर का पूरा पार्ट था। ये ए से बी आपका ए बी कितना था? ए बी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और हमने इसे दो टुकड़ों में ब्रेक करके 6 सेंटीमीटर का तो ए पी कर दिया और आपका 2 सेंटीमीटर का यह पार्ट कर दिया। अब आपसे कहें कि इसका रेशो क्या है? रेशो से अर्थ है कि ए से पी और पी से बी आपका रेशो क्या है। तो यहाँ से ए से पी आपका 6 है और ये आपका 2 है। कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं कि 2 3 6, ये आपका 3/1 के रेशो के अंदर आता है, या हम कह सकते हैं कि 1/3 या 3/1 का रेशो रखता है। अपोजिट अगर एक दूसरे को लिखना चाहें तो ये 3:1 का रेशो है, या 1/3 अपन इसे लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से यह रेशो की बेसिक समझ होती है कि किस प्रकार से सेक्शन किया जाता है, किसी भी डिस्टेंस का सेक्शन करने के बाद किस प्रकार से उसमें रेशो की बेसिक को फिट किया जाता है। तो रेशो इस प्रकार से यहाँ पर फिट होता है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये इससे कितना मल्टीपल है? तो ये इससे 3 टाइम मल्टीपल है। और यदि मैं इसको यहाँ पर x लिख देता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। तो इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं और इसे हम k/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेशो को समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम रेशो को समझ सकते हैं। ये इसका कितना मल्टीपल है ये हमें दिखाएगा रेशो। तो चलिए हम हमारा फार्मूला कैसे बनता है और फार्मूले की बेसिक समझ क्या है यह सब सीखते हैं। तो हमने अभी सीखा सेक्शन क्या होता है। इसी प्रकार से हमें ग्राफ पेपर के ऊपर दी गई डिस्टेंस, ग्राफ पेपर के ऊपर हमने डिस्टेंस पढ़ा था कि किस प्रकार से डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। अब हम ग्राफ पेपर के ऊपर दी गई डिस्टेंस के सेक्शन करना सीखते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले ये जो आपके पास फिगर दिया गया है, ये कैसे डिज़ाइन किया गया है, ये कैसे डिज़ाइन किया गया है, थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि हम ये सारा वर्क ग्राफ पेपर के ऊपर कर रहे हैं। तो ये आपकी एक लाइन और ये आपकी एक लाइन, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये आपके दो एक्सिस हो गए, एक एक्स है और एक वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। अब हमने पिछले लेक्चर्स की तरह हम सबसे पहले डिस्टेंस लेते हैं, जिस डिस्टेंस के हमें सेक्शन करना है। तो डिस्टेंस हमारी है A to B, एक A पॉइंट है और एक आपका B पॉइंट है। ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। ये ले लिए हमने दोनों पॉइंट, इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये हमारा एक टुकड़ा हो चुका है A से B का। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है A to B। A
टू बी। हम ए को हमेशा यहाँ पी और क्यू लिखते थे, हमने यहाँ पर ए और बी लिख दिया। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सपोज कीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यहाँ से ये आपका ओरिएंट है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस हमारी कहलाएगी x1। क्या कहलाएगी? x1। और यहाँ से ये आपकी यहाँ तक के डिस्टेंस, सॉरी यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह कहलाएगी हमारी, हम इसे यहाँ पर की बजाय यहाँ पर दिखाते हैं तो ज़्यादा बेहतर दिख पाएगा, यह आपकी हो गई y1। तो यह जो पॉइंट आपको प्राप्त होता है, यह x1 y1 पॉइंट जो प्राप्त होता है, कहाँ से? इस प्रकार की कोऑर्डिनेट की वैल्यू से प्राप्त होता है, इस प्रकार के कोऑर्डिनेट से प्राप्त होता है पॉइंट ए। अब हम पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। यदि पॉइंट बी को मैं डिस्टेंस के रूप में दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसा मान लीजिए, यह डिस्टेंस आपकी कहलाएगी x2, यह डिस्टेंस आपकी कहलाएगी x2। x2 पर हम यहाँ सीधा देखेंगे तब जाकर हमें ये पॉइंट मिलेगा। और यहाँ से हमारा y2 के लिए हम जस्ट ये मान के चलिए कि यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा y2 पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से y2 और यहाँ से x2, और इन दोनों को मिलाने पर ये पॉइंट हमें प्राप्त होता है। बी पॉइंट की लोकेशन दिखाता है हमारा कोऑर्डिनेट। तो बी पॉइंट की जो लोकेशन है वह x2 और y2 है। यह बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, हम समझ चुके हैं और बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा भी रहा हूँ। अब इसे आता है कि इसके बीच में एक पॉइंट और है जो पॉइंट P है, और इसे हमें इसके ही हमें सेक्शन करना है। इसके हमें सेक्शन, ये पॉइंट ही सेक्शन करेगा ए और बी के, ए और बी को दो टुकड़ों में विभाजित करेगा। तो मान लीजिए ये आपका जो पॉइंट है वो मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर कहीं वो पॉइंट P है। ये P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट x और y है, इसके कोऑर्डिनेट x और y है। तब यहाँ से मान लीजिए आपकी यह डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस आपकी है x। अब हमने इसे मान लिया x, और इसी टाइप से यहाँ से एक डिस्टेंस और ले लेते हैं और यह डिस्टेंस आपकी है y। तो इस प्रकार से हमें डिस्टेंस को हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि किस प्रकार से आपके किन किन डिस्टेंस से यह जो है x और y हमारे जो a, p और b पॉइंट बने हुए हैं और इनके कोऑर्डिनेट है, वह डिस्टेंस हमने यहाँ ग्राफ पेपर के ऊपर आपको क्लियरली दिखा दी। अब आपको इस प्रकार का यहाँ पर पूरा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सेम ऐसा का ऐसा ही फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या करना है? हमने इनको नाम भी दे दिया, आप नाम अपनी इच्छा से दे सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो ये नाम एनसीईआरटी के अंदर ऐसा ही नॉमिनेशन दिया गया है, वही नॉमिनेशन हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। इसे P है, A है, B है और ये आपका C है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें आवश्यकता के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या आवश्यकता लग रही है। हमें आवश्यकता लग रही है उस हिसाब से हम इसे डिज़ाइन करेंगे। हम इसको यहाँ से नीचे तक लाइन लेकर आएंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस तो चाहिएगी x से और y से। तो वह डिस्टेंस निकालने के लिए हमने सीधे सीधे इसको ऐसा खींच दिया, इसको यहाँ से ऐसा खींच दिया, इसको ऐसा खींच दिया। अब इसे हम ऐसा कर देते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं, ये मान के चलिए। या आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। इस प्रकार से फिर आपको एक नए पॉइंट प्राप्त हो जाते हैं। ये पॉइंट आपका C प्राप्त हो जाता है, ये पॉइंट आपका Q प्राप्त हो जाता है। इसे आप R लिखते हैं, इसे S लिखते हैं और इसे T लिखते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा फिगर बन चुका है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें M1/M2 का रेशो चाहिए। वो क्या होगा? M1 M2 शर्त है कि A से P और B से P की जो डिस्टेंस है इसको हमने दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। किसे? A से B को दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है और दो पार्ट में, दो सेक्शन में बांट दिया है। एक सेक्शन हमारा M1 है और दूसरा सेक्शन M2 है और उसका रेशो ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और कुल मिलाकर ये जो सेक्शन फार्मूला बनना है उसमें हमें P की लोकेशन पता करना है। क्या करना है? P की लोकेशन पता करना है कि P कहाँ है, इस A और B के बीच में P कहाँ है। तो P ही बताएगा कि इसके दो
जो सेक्शन हुए हैं वो किस रेशो में सेक्शन हुए ये कौन बताएगा? ये P बताएगा कि P कहाँ पर है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन है, इस 10 सेंटीमीटर की लाइन में जो P है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये मान लीजिए A है और ये आपका B है, और P यदि यहाँ पर है और ये लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर की और P आपका यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पर है, तो यह बताएगा कि यह इससे क्या रेशो रखता है। तो हमें यह पॉइंट लाने के लिए क्या करना होगा? इस पॉइंट को लाने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट x y चाहिए। P पॉइंट की लोकेशन दिखाने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। तो हमें इस फार्मूले में सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करना होगी। x और y की वैल्यू मिलने के बाद हम सीधे सीधे यहाँ बता सकते हैं कि ये P पॉइंट की लोकेशन है, और वहाँ से सब कुछ आपका फार्मूला बन जाएगा और बन ही जाएगा। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो इस फिगर को हमने पूरा समझ लिया है कि ये फिगर आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है और क्या कह रहा है और इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, कॉन्सिडर एनी 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2, ये A और B, एंड एज्यूम दैट, मान लेते हैं कि P x1 x और y डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो m1 और m2, m1 m2 रेशो के अंदर इसे इसने डिवाइड कर दिया है। किसने डिवाइड कर दिया है? P ने। अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं। अब हम इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं, फार्मूला बनाने की तरफ चलते हैं। ये हमारा फिगर का बेसिक। सबसे पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए कि आप जो चित्र से सीख रहे हैं, जिससे फार्मूला देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है, वो बना कैसे है। कोई एकदम से पूरा चित्र नहीं बन जाता है, हमें उसका पूरा बेसिक समझ में आना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने अलग से सिर्फ इतना किया है कि P से C को, A से Q को और इस लाइन को यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, इतना हमने हमारी तरफ से किया है। अब हम देखते हैं, हमें कुल मिलाकर दिमाग में ये रखना है कि हमें चाहिए x और y की वैल्यू। क्या चाहिए? एक x की वैल्यू चाहिए और एक y की वैल्यू चाहिए। यदि x और y की वैल्यू निकल गई तो हमें पॉइंट P प्राप्त हो जाएगा, और पॉइंट P प्राप्त होने पर सब कुछ आ जाएगा, m1 m2 रेशो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम P को फाइंड करते हैं। P को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल PAQ लेते हैं। ठीक है, हमने लिया फर्स्ट ट्राइंगल PAQ, और सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? BPC। ये B, P और C, ये ट्राइंगल लेते हैं, B, P एंड C। दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या खूबी है, पहले ये देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर खूबी क्या है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्राइटेरिया है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर क्राइटेरिया। सिमिलर का अर्थ होता है कि जिन ट्राइंगल के अंदर आप चैप्टर 6 के अंदर बेहतर पढ़ कर आ रहे हैं कि क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल और क्राइटेरिया क्या होता है इसका, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे उसको यूज़ करते हैं कि आपकी साइड रेशो में होना चाहिए, उसके एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाकर वह हमारा सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल कहलाता है। तब हम उसकी सारी साइड को एक दूसरे के रेशो में लिख सकते हैं। मतलब आपके पास ये ट्राइंगल दिए गए हैं, अगेन फिर से, क्योंकि आप 6 में पढ़कर आए हैं, आपका चैप्टर 6 इसी से संबंधित था। एक ये है और एक इस टाइप से आपका ये वाला है। ठीक है, A है, Q है और P है। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल आ चुके हैं, PAQ एंड BPC। इसी क्रम में होना चाहिए, BPAQ, ये PAQ और BPC इसी क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए। हमने इस क्रम में इसे इस सीक्वेंस में लिख लिया है। अब इसका अर्थ ये है कि यदि ये सिमिलर क्राइटेरिया है तो फिर ये साइड और ये साइड रेशो में रहेगी, ये साइड और यह साइड इसके रेशो में रहेगी, और यह साइड और यह साइड इसके रेशो में रहेगी। तो ये तीनों साइड इसके रेशो में रहेगी एक दूसरे के। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ये दोनों लिए, फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। इनकी प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल PAQ सिमिलर, यह आपका सिमिलर का सिंबल है, और ट्राइंगल BPC, ये दोनों ट्राइंगल आपके
कि ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर क्राइटेरिया रखते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। अब चूंकि ये सिमिलर क्राइटेरिया रखते हैं तब हम इनको ऐसा लिख सकते हैं कि इनकी जो साइड है वो रेशो में रहेगी और इक्वल रहेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख देते, एक एक को लिख लेते हैं। पी ए कहाँ है आपकी पी ए, ये रही आपकी पी ए अपान पी बी, पी ए अपान पी बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं ए क्यू। ठीक है, हमारी ए और क्यू ये रही आपकी ए क्यू, तो अगली साइड हमारी ए क्यू है, हमारी अगली साइड ए क्यू है। और ए क्यू के रेशो में क्या है, ए क्यू किससे रिलेटेड है, पीसी से। जस्ट आपको वही साइड, सिमिलर साइड ही इसकी लेना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी पीसी हो गई। अब आपके पास कौन सी साइड बचती है, आपके पास बचती है एक वाली पी क्यू, तो ये हो गई आपकी पी क्यू, और पी क्यू की सिमिलर जो है बी सी है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर बी सी। इस प्रकार से हम किसी भी सिमिलर क्राइटेरिया ट्राइंगल के लिए उसकी जो साइड होती है उनको रेशो में इक्वल टू लिख सकते हैं। वैसा ही हमने यहाँ पर किया और लिख दिया है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सेक्शन फार्मूला बनाना है, और सेक्शन फार्मूले के अंदर हमें M1 M2 की वैल्यू चाहिए, M1 M2 की वैल्यू चाहिए, इन साइड की वैल्यू भी चाहिए, तब जाकर हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला डिज़ाइन कर पाएंगे। अब हमें इनकी वैल्यू पुट करना है। चलिए इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी के अंदर सब कुछ है, वैल्यू कहीं से नहीं लाना है, इंपोर्ट नहीं करना है, यहीं पर दिया है और यहीं से उठाकर यहीं पर रख देना है। पी ए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पी ए अपान पी बी की। तो क्या है पी ए अपान पी बी, ये पी ए और पी बी। पी ए अपान पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए अपान पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं कि पी ए अपान पी बी। पी ए अपान पी बी का रेशो ऑलरेडी दिया गया है। क्या दिया गया है, पी ए अपान पी बी को हम लिख सकते हैं M1 अपान M2, ये हम लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर मान भी लिया है, उसे कंसिडर कर लिया है कि ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो ये हमें दिया गया है कि पी ए अपान पी बी, हमने इसे मान भी लिया है और यहाँ दिख भी रहा है, तो ये क्लियरली है हमारे पास वैल्यू। अब बचती है वैल्यू ए क्यू और पी सी, पी क्यू और बी सी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ए क्यू को निकालते हैं पहले हम, ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को हम लिख सकते हैं आर एस के इक्वल, क्योंकि सारी जो हमारी डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस आपकी ये है, एक डिस्टेंस आपकी ये है, तो सारी डिस्टेंस जो हमारी ओरिजिन से है और ओरिजिन से डिस्टेंस होने के कारण हमें एक्स एक्सिस के ऊपर आना ही होगा और वाई एक्सिस के ऊपर जाना ही होगा। तो हम एक्स एक्सिस की तरफ लगते हैं, धीरे धीरे इन डिस्टेंस को कवर करते करते यहाँ आते हैं। तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं आर एस। क्या लिख सकते हैं, आर एस, हमने लिख दिया आर एस। अब आर एस को क्या लिख सकते हैं आप, आर एस जो डिस्टेंस है ओ एस में से ओ आर को यदि माइनस कर दें, क्या करें, ओ एस में से हम ओ आर डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, ओ से एस के अंदर से ओ से आर माइनस किया तो हमें आर एस प्राप्त हो जाएगी। अब इसे हम लिख देते हैं। तो ओ एस की वैल्यू क्या है आपकी, ओ एस, ओ से एस, ओ से एस की वैल्यू आपकी पी पॉइंट है यहाँ पर एक्स, क्या है, एक्स है, ठीक है। और ओ आर की वैल्यू क्या है, ओ से आर की x1, तो यहाँ लिख दिया मैं x1। आप इसे कुछ नाम देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप याद रखिए कि हमने ए क्यू की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। यह आपकी आ गई ए क्यू की वैल्यू यहाँ पर। अब आप निकाल लीजिए पी सी, ठीक है। आप पी सी की वैल्यू निकालिए, हम निकालते हैं पी सी। हमें चाहिए एक एक करके सभी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। पी सी, हम पी सी को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है पी सी। पी सी को लिख सकते हैं हम एस टी, पी सी को लिख सकते हैं एस टी, पी सी को लिख सकते हैं एस टी, क्योंकि यह इसके इक्वल है। और एस टी को क्या लिख सकते हैं, ओ से टी की वैल्यू, ओ से टी की वैल्यू में से ओ से एस की वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एस टी की वैल्यू आ जाएगी। हम लिख देते हैं इसे ओ से टी माइनस ओ से एस, ठीक है, इक्वल टू ओ से टी। ओ से टी को क्या लिख सकते हैं हम, अब देखिए यहाँ से ओ से टी, ओ से जो टी है इस कोऑर्डिनेट के लिए एक्स की वैल्यू है x2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x2 माइनस
माइनस हमें अगला है OS, O से S, ये P पॉइंट पर जाता है जहाँ पर x1 है, तो यहाँ पर x1 है। इस प्रकार से x है, यहाँ पर 1 नहीं है, ये x है, तो ये x मात्र वैल्यू हो गई आपकी। तो हम यहाँ पर AQ और PC को भी लेकर आ गए। कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा x1x माइनस x1 और x2 माइनस x, अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करके यहाँ पर लिखें तो AQ अपान PC, इसका रेशो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। इस प्रकार से ये आपका रेशो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड रेशो पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, अब तीसरा हमें फाइंड करना है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। ठीक है, अब हम थर्ड इसका निकालते हैं PQ। PQ कहाँ है हमारा PQ, ये P है और Q कहाँ है, यह रही, यह डिस्टेंस। अभी हम चले थे x एक्सिस के ऊपर, अब हम चलेंगे y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस के ऊपर जब हम चलेंगे तो P से Q की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यहाँ तक की वैल्यू अगर हम O से देखें तो O से यह है x1, ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, एस टी भी लिख सकते हैं, टी एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे टी एस लिख सकते हैं। और इसके बाद इस पी एस में से यदि हम क्यू एस को माइनस कर दें, माइनस क्यू एस, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। तो मिल गया पी क्यू, सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, पी एस माइनस क्यू एस। तो पी एस माइनस क्या हमारे पास क्यू एस की वैल्यू है, QS के इक्वलेंट ये तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमारे एक ये वाले हैं, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। सभी पॉइंट का कैलकुलेशन हमें इनसे करना होगा। तो जो QS पॉइंट है वह AR के इक्वल है। क्या है, QS पॉइंट आपका AR के इक्वल है, इसलिए हमें वैल्यू AR के फॉर्म में मिलती है। तो AR की वैल्यू हमें ज़रूर मिली है Y1, ठीक है। तो हम रख देते हैं PS की वैल्यू है यहाँ पर Y1, Y1, ये आपकी Y1 हो गई और ये आपकी हो गई Y, क्या हो गई Y। ये आपकी यहाँ से पहले तो ये आपकी है Y1 और PS माइनस QS। तो P से S की वैल्यू, P से S की है यहाँ पर Y1 नहीं Y आएगी, Y माइनस और आपको AR, A से R की वैल्यू है यहाँ पर Y1, Y माइनस Y1। इस प्रकार से यह आ गई। अब सेकंड जो बचती है वह बचती है BC। तो BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब BC की जो वैल्यू है यहाँ से ही देख लेते हैं BC की क्या वैल्यू आएगी। BC को हम लिख सकते हैं, कहाँ है आपकी BC, ये B से C। B से C को निकालने के लिए B से T से हम माइनस करते हैं T से C, और T से C वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन P से S वैल्यू तो है। तो हम इसको इसके इक्वल रख के और इसकी वैल्यू रख देंगे। यही प्रक्रिया हम कर देते हैं। तो हम लिखते हैं BC को BT, क्या लिखते हैं, B से T माइनस CT, ठीक है। C से T को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास B से C बच जाएगी, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं B से T। B से T वैल्यू है हमारे पास माइनस, और C से T को हम लिख सकते हैं P से S, क्या लिख सकते हैं, P से S। ये CT और ये दोनों इक्वल साइड्स है, ये साइड और ये साइड बिल्कुल इक्वल है। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। और आप वैल्यू पुट कर दीजिए B से T, यहाँ पर Y2 है माइनस P से S। P से S के लिए वैल्यू हमारे पास है ओनली Y, ठीक है, ये Y है। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ गई। फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं कि से PQ अपान BC इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं Y माइनस Y1 अपान
y2 माइनस वाई, इस प्रकार से आपका यह आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, हमने तीनों रेशों की यहाँ से वैल्यू निकाल ली है। अब हम इन सारी वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करना होगा, या फिर हम एक नया पेज ले लेते हैं जिसके ऊपर इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। हम एक नया पेज ले लेते हैं और नए पेज पर इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा अभी, हमने तीन इसके दो ट्रायंगल के साइड्स को रेशो के फॉर्म में लिखा। क्या लिखा हमने लिखा PA अपान PB इक्वल टू, एक और जो साइड थी उसको लिखा AQ अपान PC, इस प्रकार से लिखा। फिर इक्वल टू लिखा PQ अपान PQ के जो सिमिलर साइड थी वह थी BC, और इनकी वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट करें तो हमें आता है, हमने इसे लिखा था M1 अपान M2, ये प्राप्त होती है AQ अपान PC। AQ की वैल्यू हम लेकर आए थे x माइनस x1, तो x माइनस x1, और जो PC है PC की वैल्यू हम लेकर आए थे x2 माइनस x। क्या लेकर आए? x2 माइनस x। इस प्रकार से PC की वैल्यू आई थी हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारी PQ की वैल्यू है y माइनस y1 अपान B से C की वैल्यू थी y2 माइनस y। अब आप देखिए इसका एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस x माइनस x1 तो y माइनस y1, x2 माइनस x तो y2 माइनस y। इस प्रकार के सीक्वेंस में आपको यहाँ पर इनके रेशो प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इससे आप एक बार इसको कंपेयर करिए और एक बार इससे आप कंपेयर करिए, मतलब इन दोनों को इक्वल ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। और तीनों एक दूसरे के इक्वल होने के कारण एक बार इसे इसके इक्वल रखिए और एक बार इसे इसके इक्वल रखिए, और आप यहाँ पर x और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। चूँकि यह पूरा x में है और ये पूरा y में है, तो यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट P फाइंड करना है। यहाँ पर हमारा पॉइंट P था और इसके कोऑर्डिनेट हमें x और y थे, और जिस इसके लोकेशन के लिए हमें x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं देन। अब हम करते क्या है, M1 अपान M2 इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, ऐसा कर सकते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, M1 का मल्टीप्लाई x2 माइनस x से, और M2 का मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस x1 से। हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर इनका इस तरफ M2 का मल्टीप्लाई और M1 का इससे मल्टीप्लाई करके इस प्रकार की इक्वेशन लिख ली। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1, ये हमने कर दिया। अब हम और थोड़ा सा इसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने से अर्थ है कि x से x एक तरफ, 1 1 एक तरफ और 2 2 एक तरफ, इस प्रकार से कर लेते हैं। M1 x2 माइनस M2 x1, इस प्रकार से इसे लिख लेते हैं। M1 x2 और यह आपका माइनस से इधर प्लस में आ गया, तो M2 x1, ठीक है, इक्वल टू ये हो गया आपका, और यह टर्म हो गई। अब इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो M2 x माइनस से यह हो गया आपका प्लस M1 x, ठीक है। यह x वाली टर्म हमने एक तरफ कर ली और बाकी की टर्म एक तरफ कर ली। तो जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर M1 x2 प्लस M2 x1 इक्वल टू, यहाँ पर आप ले सकते हैं x को कॉमन। जब आपने यहाँ से x कॉमन लिया तो आपके पास बचता है M1 प्लस M2। क्या बचता है? M1 प्लस M2। और आपको चाहिए x, तो x इक्वल टू आपका M1 प्लस M2 इसके अपान में जाएगा। तो यहाँ M1 x2 प्लस यहाँ पर M2 चल रहा है, ये M2 x1 अपान M1 प्लस M2। इस प्रकार आपकी यह एक कोऑर्डिनेट में आपका P पॉइंट है। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x और y है उसमें हमें x प्राप्त हो चुका है। अब हम इसकी
इसको जो है एक y के साथ में लेकर सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर यह लिया, इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर लेते हैं। हम लेते हैं m1 अपान m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। सेम है बिल्कुल, तो आंसर भी आपको सेम ही आना है सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर फाइनली y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें x और y प्राप्त हो चुका है और x और y ही हमें फाइंड करना था और यही हमें पॉइंट की लोकेशन दिखा रहा है और यही हमारा सेक्शन फार्मूला बनाता है। अब हम इसको सेक्शन फार्मूला के रूप में देख सकते हैं क्योंकि हमें P पॉइंट की लोकेशन मिल चुकी है और P पॉइंट की लोकेशन ही हमारी सेक्शन फार्मूला है। बस यही हमारा सेक्शन फार्मूला है, x और y का वैल्यू निकालना। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। अब क्या करते हैं, हम करते हैं कि मान लीजिए कि यह आपका k/1 के अंदर है, आपका जो AB है वो k/1 के अंदर है, यह आपका k/1 के अंदर है। तब आप इसे क्या लिखेंगे, k/1 के लिए यदि आपको दिया है NCERT के अंदर कि k/1 है, ये आपका जो है मान लीजिए k/1 है। यदि k/1 है, इसका अर्थ है कि आप m1 को k लिखेंगे और m2 को 1 लिखेंगे। यह आपका हो गया यहाँ पर m1 और यह आपका हो गया यहाँ पर m2। अगर आप m1 m2 की जगह k/1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर m1 की जगह हम लिख देंगे k, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा k। ठीक है, m2 की जगह आप लिख देंगे 1। तो ये फाइनली आपका फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, kx2 प्लस x1 ऐसा हो जाएगा अपान k प्लस 1 कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि हम इसे m1 m2 की जगह k/1 में लिखें और इसे अगर हम लिखें ऐसा तो क्या लिख सकते हैं, हम m1 की जगह लिख देंगे k, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका k और ये हो जाएगा y2 और प्लस m2 की वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा y1 अपान यहाँ पर k प्लस 1। इस फॉर्म में ये आ सकता है। ये दो अलग अलग फार्मूले हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि यदि हमें रेशो दिया गया हो तो हम इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हैं, और यदि हमें रेशो फाइंड करना हो या P की वैल्यू फाइंड करना हो, P की लोकेशन फाइंड करना हो, तो P की लोकेशन के कोऑर्डिनेट x और y है और इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे कि हमें x और y का जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, उसे हमें यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड करके हम उसके पॉइंट की लोकेशन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका सेक्शन फार्मूला कंप्लीट होता है। आई होप कि यह पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा और बाकी के पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट होने वाली है। आई होप कि यह आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और यह एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये। तो आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक जानकारी, मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। और अभी शुरुआती दौर है, हम आपके साथ और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर ट्रिक्स कैसे लाई जाए, किस प्रकार से आपको समझाया जाए। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। जो भी यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाए वो आप तक पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि आप देखें उन्हें और आप मैथमेटिक्स को बेहतर करें। और हम पूरे सेशन आपको अग्रवाल जी की और जो भी बुक्स आती है, ओसवाल की बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक है वो मैथमेटिक्स की, वो लेवल हाई होता है और उस लेवल को भी हम आपको उसके अंदर से भी IMP निकाल कर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको असुविधा ना हो और मैथ्स बेहतर आपको समझ में आ सके। और यदि आप पहले से हमारे फॉलोअर हैं, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।